इस तरीके से जो रूल्स हैं वो हमने फॉलो करने हैं। लेकिन ये तो आप शायद भूल ही गए हैं कि एकेडमिक अरेंजमेंट जो आप रूल्स फॉलो कर रहे हो तो वहाँ आपका यूजीसी नॉर्म जो है वो फॉलो करना है। तो मुझे बता दीजिए, जब हर जगह आप रिक्रूटिंग में, सिलेक्शन प्रोसेस में, इंटरव्यू में, हर जगह पे यूजीसी फॉलो कर रहे हो तो सैलरी की जब बात आती है, सैलरी भाई आपकी जेब से थोड़ी जाती है। आप सैलरी के लिए अलग सा रिक्रूट बना रहे हो। जब हायर उनका है, ये उनकी बदौलत हमारे कॉलेज अच्छे से काम फंक्शनल है। जब उन्हीं स्कॉलर्स को आज बेकदर कर रहे हो तो अगले 10 साल के बाद कॉलेज कौन चलाएगा? फिर तो कॉलेजेस बंद करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वर्चुअल अब उससे ज़्यादा फिर ठीक रहता है। जब वर्चुअली वो पढ़ाएंगे तो यही स्कॉलर जब आपका ओवर एज हो जाएगा तो ये वर्चुअली पढ़ाना शुरू करेगा, फिर तो कॉलेज में पढ़ने कौन आएगा? सो चलिए दोस्तों, बात करते हैं जो ऑर्डर अभी सैलरी को लेकर, ये जो नॉन गेजेटेड पोस्ट्स का प्रमोशन है, प्रमोशन को लेकर और कश्मीर डिवीज़न कॉलेजेस में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बात करते हैं, और साथ में हमारे जो कंट्रेक्चुअल स्टाफ्स जो होते हैं कॉलेजेस में उनकी सैलरी की भी बात करते हैं। तो ये ऑर्डर नंबर 42 है, तारीख 6 है। क्या लिखा है? ये रिकमेंड किया जा रहा है कि जो हमारे एम्प्लॉय हैं क्लास 4th, उनको प्रमोशन की जा रही है, तो उनकी जो सैलरी है तो उस पर बात करेंगे आगे। क्या लिख रहे हैं? एज रिकमेंडेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 107 ऑफ 2021 डेटेड 18/3/2021 सेक्शन इज hereby accorded in this to promotion in favor of following officials। तो इन ऑफिशियल्स के लिए इन्होंने पे स्केल जो रखी है और इनकी अगेंस्ट जो पे स्केल है तो उसके रूल्स के हिसाब से जो आप फॉलो करना है, तो ये डेटेड उन्होंने दिया है, एग्जैक्ट डेट यहाँ पे लगे हैं कब से क्या है। तो अब क्या कह रहे हैं? दैट द DDOs shall ensure that nothing is adverse against the incumbent during the service period particular last 9 years। तो क्लास 4th इनकी बात करेंगे, इनके अगेंस्ट तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये बड़ा अच्छे से काम करते हैं। सर्विस भी उनकी अच्छी होगी क्योंकि काम अच्छे से करते हैं। तो बात मुझे कुछ और कहनी है, बात करनी है इनकी जो सैलरी है, तो सैलरी को लेकर इशू नहीं है इनसे, जो भाई बहन यहाँ पे हैं मुलाजिम हैं, इशू इनसे नहीं है, कुछ और बात करनी है, वो आप ज़रा सुन लीजिए। यहाँ पे जो है ये लैब असिस्टेंट है, इनकी सैलरी आप देख लीजिए 19,900 से लेकर 63,200 ये प्रेजेंट है। अब पे स्केल इनका लग गया है 25,500 से 81,100 रुपया। उसी तरीके से जब हम लेवल्स और ये लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 का पोस्ट देख लेंगे तो इनका जो सैलरी बनता है 1,12,400। अभी आप लेवल 1 ये सिर्फ लेवल 1 जो है, तो यहाँ इनकी जो सैलरी बनती है, ये तो आप बखूबी इन ऑर्डर को पढ़ चुके हैं, अगर आपने देखा होगा तो इस तरीके से ये लेवल 1 का है, लेवल 2 का भी यहाँ पर है, लेवल 3, लेवल 4 तो कोई पोस्ट अभी नज़र नहीं आया। तो इस तरीके से जब बात कर रहे हैं तो आप देख लीजिए, आप एक हेल्पर की मैं यहाँ बात कर ले लूँ, एक हेल्पर की अगर सैलरी हम बात कर लेते हैं तो हेल्पर एक सैलरी लेता है 63,200। तो इस तरीके से आपका एक हॉस्टल वार्डन जो है वो आपका 1,42,400 ले रहा है, इस तरीके से 50,400। तो ये जो सारे भाई बहन यहाँ रखे हैं तो इनकी जब सैलरी की बात कर रहे हैं तो इनको अच्छा खासा ठीक ठाक है, सैलरी का पैकेज ठीक ठाक है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स सैलरी का पैकेज है। इसमें कोई हमें इन लोगों से, हमारे भी हमारे भाई बहन हैं, इनसे कोई ऐसा नहीं है कि इन्हें सैलरी इतनी है। कहाँ अगर हालात के हिसाब से देखेंगे तो सैलरी इनकी जो है ना अभी कम मान के चलते हैं। लेकिन जब इसी सैलरी की बात आती है, जब सैलरी आपको देनी है, किन की सैलरी आपको देनी है? टीचर्स की। जब टीचर्स की सैलरी आपको देनी है तो आप सैलरी उस टाइम क्यों नहीं दे पाते हो? यानी कि मैं किन टीचर्स की बात कर रहा हूँ? टीचर्स तो मेरे पास जो हैं, मैं आपको यहाँ आपके पास जो स्टाफ है अभी टीचर्स का जो अभी लॉट है, जिनको आप सैलरी की इशू पे अभी सैलरी देने के मामले में आप वहाँ प्रॉब्लम कर रहे हो, तो अगर देख लीजिए तो मैं सबसे कह रहा हूँ, जो सैलरी जो अभी फाइल कह रहे थे, मुझे भी 3-4 साल से मैं भी सुन के आ रहा हूँ, 4 साल से फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट में पड़ी है, 4 साल से वो चीज़ करना है, 4 साल से ये चीज़ करना है, अभी फाइल पड़ी है, अगले साल, इस बार, उस बार, आज या कल तो उसका हो जाएगा, सैलरी जो है वो जल्द अज जल्द उसका अमेंडमेंट किया जाएगा और सैलरी हाइक हो जाएगी। तो ये सुनने में आया था, मुझे भी 4-5 साल इस बात को सुनते सुनते आ गया अब तक कि 5 साल हो गए, लेकिन सैलरी के बारे में जो बात करी जा रही थी कि सैलरी हाइक हो जाएगी, तो बस ये एक ख्वाब सा रह गया। अब मुझे बता दीजिए, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो सैलरी को रोक रहे हैं, जो फाइल को रोक रहे हैं, हायर एजुकेशन में जाने के लिए जो फाइल है,
तो उसको रोक रहे हैं, तो उस चीज़ को क्यों रोक रहे हो मेरे भाई, या जो भी आप ऑफिशियल हैं? आपका क्या जाता है? आपको क्या लगता है पीएचडी कोई मामूली बात है जो आपके स्कॉलर्स हैं अभी? या ऐसी खाला जी का घर नहीं है कि आप गए और पीएचडी कर लिए। कश्मीर यूनिवर्सिटी जाओ, स्कॉलर्स को पूछो तो पता चलेगा पीएचडी क्या है। आप स्कॉलर्स को छोड़ दीजिए, उनके सुपरवाइज़र्स को पूछ लीजिए, भाई सुपरवाइज़र साहब आप एक पीएचडी होल्डर को कितने साल में पीएचडी दे रहे हो, तब उसका पीएचडी अवार्ड होता है। तो वो आपको बताएगा यार मैं उसका 7 साल 6 साल इससे कम ज़्यादा टाइम तो नहीं मानता हूँ, उसके बाद ही उसको पीएचडी अवार्ड करता हूँ। तो जब आपके पास वही एक स्कॉलर जो है, जब वो स्कॉलर आपका अभी कॉलेज में पढ़ा रहा है, कॉलेज में टीचर है, तो ये खुशकिस्मती की बात है, हमारे पास ऐसे स्कॉलर्स हैं, ऐसे टीचर्स हैं जो हमारे कॉलेजेस में अभी पढ़ा रहे हैं। जब इनको सैलरी की बात जब आती है, टीचर्स की जब सैलरी की बात आती है, तो भाई सैलरी इनको क्यों नहीं दे रहे हो, टाइम पे सैलरी क्यों नहीं? अब सैलरी की बात अगर यहाँ लेवल 4 की बात करते हो तो इतना बनता है, तो उसी जगह लेवल 10 पे आपका सर जो है कॉलेज में जो टीचर है वो लेवल 10 पे है, तो लेवल 10 पे कितना हो जाता है? उसका बेसिक सैलरी 57,200 बनता है। तो आप मुझे बता दीजिए, इसके बजाय आप उसको 28,000 हाथ में थमा देते हो, और वो 28,000 भी आप उसको कितने टाइम के बाद, वो 28,000 भी आप उसको 6 महीने बाद थमा देते हो हाथ में। 6 महीने तक तो उसको ये डिपार्टमेंट से वेरिफिकेशन कराने में जाता है, आप वेरिफिकेशन करा लीजिए अभी, तभी तो आपको मिल जाएगा। 6 महीने तक तो वो बंदा क्या करेगा जब आप उसको बेसिक पे भी नहीं दे रहे हो, जब आपसे बेसिक पे नहीं बनता। ज़रा आप खुद देख लीजिए, जब आपका जो सैलरी बनना होता है, सैलरी जब आपकी बनाते हैं, तब मुझे बता दीजिए अगर एक दिन भी आपका सैलरी का रुक जाता है, यानी कि आपको 1 तारीख की यहाँ सैलरी आनी है, यानी कि आपको 1 तारीख की को सैलरी आनी है, आपको 1 तारीख सैलरी डिसबर्स नहीं होता, तो मुझे बताए आप तो सर पे आसमान उठाते हैं फिर। अब मुझे बता दीजिए, तो यही सैलरी का इशू जो है, आप तो ना पोस्ट्स निकालते हो, या तो पोस्ट्स भी कहीं नहीं है, सैलरी की तो बात ही नहीं है। अब तक कह रहे थे हाइक हो जाएगा, तो हाइक कहाँ हो जाएगी? अभी आपने अमेंडमेंट कर दिया, जो पोस्ट्स निकाले एकेडमिक अरेंजमेंट के लिए जो आपने टीचर लगाने हैं, तो उसके लिए क्या कर रहे हो? उसके लिए आपने नोटिस, प्रियार नोटिस तो आ गई, एकेडमिक अरेंजमेंट की प्रियार नोटिस आ गई, भाई आपको ऐसे ऐसे इस तरीके से जो रूल्स हैं वो हमने फॉलो करने हैं। लेकिन ये तो आप शायद भूल ही गए हैं कि एकेडमिक अरेंजमेंट जो आप रूल्स फॉलो कर रहे हो, तो वहाँ आपका यूजीसी नॉर्म जो है वो फॉलो करना है। तो मुझे बता दीजिए, जब हर जगह आप रिक्रूटिंग में, सिलेक्शन प्रोसेस में, इंटरव्यू में, हर जगह पे यूजीसी फॉलो कर रहे हो, तो सैलरी की जब बात आती है, सैलरी भाई आपकी जेब से थोड़ी जाती है। आप सैलरी के लिए अलग सा रिक्रूट बना रहे हो। जब हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है सैलरी, तो आप क्यों नहीं देते हो? जब हायर एजुकेशन से फंड्स आते हैं, तो आप क्यों बने हो रोकने के लिए? आप मुझे बता दीजिए, आप देख लीजिए जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ होता है कॉलेजेस में, उनकी परफॉर्मेंस देख लीजिए। आप खुद इस चीज़ को मानते हो, मैंने खुद सुना है, बहुत सारे ऑफिशियल से मैंने खुद सुना है, वो खुद कह चुके हैं कि अगर हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ नहीं होगा तो हमारे कॉलेजेस फंक्शन नहीं करेंगे। तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर मैं ये बात कहता हूँ कि जब आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल्स जो हैं वो भी स्कॉलर्स हैं, तो इस बात से आपको क्या हजम नहीं होता कि आप उनकी सैलरी अच्छे से रिलीज़ नहीं करते हो, डिसबर्स नहीं, और तनख्वाह की तो बात ही नहीं है। आर्डर आप हर एक चीज़ तो आप फॉलो करते हो, यूजीसी जो नॉर्म्स हैं वो आप फॉलो करते हो, लेकिन सैलरी का मुझे मालूम नहीं, सैलरी का मसला क्या है कि आप सैलरी को रोके हुए हो। ना तो फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट से निकलती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइल है वो वहाँ पर रुकी हुई है, कहते हैं कि सैलरी हाइक हो जाएगी, अब तक नहीं हुई, मुझे भी 5-6 साल हो गए। अब जब आप क्या है कि अब जब ये एकेडमिक अरेंजमेंट का जो नोटिफिकेशन आया कि हमने ऐसा करना है, जब वो नोटिफिकेशन आया तो उसमें जो आपने अमेंडमेंट कर दिया तो ठीक है, लेकिन यूजीसी नॉर्म्स कहाँ गए? सिलेक्शन के लिए तो आप यूजीसी नॉर्म्स मंगा रहे हो, सिलेक्शन के लिए यूजीसी नॉर्म्स हैं, टीचर्स को अपॉइंट करने के लिए यूजीसी नॉर्म्स हैं, लेकिन सैलरी भाई 28,000 दे देंगे। अरे भाई ये बताओ 28,000 आपको कहाँ लिख के है कि आप 28,000 दे देंगे? दे दो ना बराबर जितना आपका बेसिक सैलरी बनता है, बेसिक सैलरी दे दो, वो चीज़ चलेगा वहाँ तक। और जब बेसिक सैलरी नहीं दे पा रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है आपको? असल में क्या है कि आपका विजन जो है, विजन ख़राब है। आप ये नहीं देख पाते हो कि हमारा जो अभी पढ़ा रहा है वो स्कॉलर है, आपसे हजम नहीं होता है कि स्कॉलर पढ़ा रहा है, आपको सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। खासकर मैं उनसे कह रहा हूँ जिनका सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उनसे मैं कह रहा हूँ कि भाई आप ज़रा देख लीजिए, ये हमारे कॉलेज का, खैर छोड़िए नाम तो कोई भी हो, कोई भी इसमें से जो भी हमारे यहाँ पर जो भाई बहन हैं उनका हक बनता है कि इन्हें अच्छी सैलरी दे दो, लेकिन इन्हीं भाई बहन का और एक भाई है जो पीएचडी करके इनके साथ काम करता है।
इस भाई को उसका बेसिक पे क्यों नहीं देते हो? इनका हक बनता है। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर एक भाई साहब हैं, जूनियर असिस्टेंट है वो, उसको आप 92,300 दे रहे हो, लेवल 5 के हिसाब से उसका सैलरी बनता है। अब लेवल 10 पे आपका पीएचडी स्कॉलर जो है ये लेवल 10 पे है, तो अब मुझे बता दीजिए कम से कम बेसिक सैलरी तो दे दीजिए इनको। आर्डर्स वगैरह जो फॉलो करते हो, अपना फ्यूचर को इधर ख़राब मत करो। फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर इसी पे, जब आप आज स्कॉलर्स की कदर नहीं करोगे तो अगले 5 साल के बाद याद रखना आपको स्कॉलर्स नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो अभी का स्कॉलर का लाट है ये बेचारे सारे जो हैं ये ओवर एज हो जाएंगे। 5 से लेकर 10 साल तक याद रखना, 5 से 10 साल तक आपका कोई भी पीएचडी स्कॉलर नहीं बनेगा यहाँ पर, क्योंकि सबको तसल्ली हुई है कि पीएचडी है क्या, ये पीएचडी क्या है, किस तरीके से उसका नाम है, कौन सा वैल्यू है। क्योंकि अगर आप पीएचडी को वैल्यू दे दे तो हमारे पीएचडी भाई बहन परसों कॉलेज में कफन पहन के प्रोटेस्ट नहीं करते। मैं बात आपसे कह रहा हूँ जो ऑफिशियल है, जो कुर्सी पे बैठा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो इस फाइल को रोक के रखा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो ये आर्डर बनाता है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो इस आर्डर पे बाद में साइन करता है। मेरे भाई कम से कम सोचो कि आप जो हमारा जो फ्यूचर है, कहीं अगले 10 साल के बाद फ्यूचर खतरे में तो नहीं। क्योंकि अगर आपका अभी का जो स्कॉलर है, स्कॉलर का जो वैल्यू है आप नहीं दे पाते हो, उसको जो मंथली रिन्यूमरेशन बनना है वो नहीं, बेसिक पे उसको नहीं देते हो, तो खुदारा इस चीज़ को गौर कीजिए। अगर बात मेरी आप तक पहुंच रही है, डायरेक्टर कॉलेजेस यहाँ हायर एजुकेशन को लिखा है, यहाँ से ऑर्डर आया है, तो मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही है जो डायरेक्टर हैं अभी कॉलेजेस का, तो बराए करम इस चीज़ पे नज़रसानी कीजिए कि आपका स्कॉलर ये आपका ही बेटा है, आपका ही भाई है, आपकी ही बहन है, ये ऐसे ही पीएचडी नहीं हुआ। आप अपने जब डायरेक्टर कॉलेजेस हैं ना, तो आप अपने एक प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर से पूछ लीजिए जिसने आज तक कम से कम 10-12 पीएचडी स्कॉलर्स को अवार्ड दिया होगा, जिसने 10-12 स्कॉलर्स छोड़े हैं, उसको बोलो कि आपने किस तरीके से अपने स्कॉलर तैयार किए, तो पता चलेगा कितनी मेहनत लगती है। और वही स्कॉलर सड़क पे है तो ये चीज़ सही नहीं है। यहाँ तक कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि इनकी कदर कीजिए, ये हमारा फ्यूचर है। आपका पीएचडी जो स्कॉलर है ये हमारा फ्यूचर है, अपने फ्यूचर को बर्बाद मत करो। भले ही आज आप पावर में हैं, लेकिन कल जब हमारे बच्चे इन उन जैसे टीचर्स के ऊपर आ जाएंगे जिन्होंने बेचारों ने जो मन बैठे हुए हैं, या जो कल को जब अगले 10-12 साल 20 साल बाद देखेंगे तो कोई स्कॉलर नहीं होगा, तो फ्यूचर किस पे बुनियाद करेगा, किस पे डिपेंड करेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि यूजीसी नॉर्म्स जो हैं आप वो चीज़ लागू कीजिएगा। सैलरी जो है कंट्रैक्चुअल्स जो है आपकी डिपार्टमेंट, मैंने पहले भी कहा कि मैंने खुद सुना है हायर ऑफिशियल्स को यही कहते हुए कि हमारा सारा कॉलेज जो है, सारे कॉलेजेस जो है दोनों डिवीजन्स के, ये सारे जो पूरे फंक्शनल अगर हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ कॉलेज कॉन्ट्रैक्ट उनका है, ये उनकी बदौलत हमारे कॉलेज अच्छे से काम फंक्शनल है। जब उन्हीं स्कॉलर्स को आज बेकदर कर रहे हो तो अगले 10 साल के बाद कॉलेज कौन चलाएगा? फिर तो कॉलेजेस बंद करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वर्चुअल अब उससे ज़्यादा फिर ठीक रहता है। जब वर्चुअली वो पढ़ाएंगे तो यही स्कॉलर जब आपका ओवर एज हो जाएगा तो ये वर्चुअली पढ़ाना शुरू करेगा, फिर तो कॉलेज में पढ़ने कौन आएगा? सो फाइनली I have a good word for you. Please look after these things and try to analyze the things. इन चीज़ों को देख लीजिए, इनको एक्सप्लिएट कीजिए, ताकि आप ये चीज़ देख लीजिए। इसमें एक कहावत मैं आपको कश्मीरी में सुनाऊँ, दबन बादशाह साहब कहात हजबत, बादशाह सलाम तन दपने आख न करो कम तो चले, मगर बादशाह सलाम तमिस ओस ये पता कह कि कहत वोत बो यो सत सिंह खेवन इन वनकन आख तो ये तमिस वो कहत वोत तमने आख न करो कम, तमिस ये पता कि तिमन सख तवन। इसीलिए आप जहाँ पर बैठे हैं आप ये मत सोचो, आप ग्राउंड ज़ीरो पे आ जाओ, को मालूम चलेगा कि क्या मसला है आगे। खैर ये था जो ऑर्डर हमारा था इन भाई बहन का, इनके लिए तो इनको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इनकी प्रमोशन हुई है। ये सब भाई बहन जिन्हें प्रमोशन हुई है इनको अपने तहे दिल से मुबारकबादी पेश करता हूँ। सारे कॉलेजेस जो ये हमारे हैं, इनके जो यहाँ पे चाहे लैब असिस्टेंट्स हैं या जूनियर असिस्टेंट्स हैं, लाइब्रेरियर्स हैं, ये सब के लिए हम अपने दिल से तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं कि इनका जो प्रमोशन हो गया। लेकिन असल में इन भाई बहन से कोई वो ऐसा नहीं था, असल में बात करनी थी, बात तो मेरी इन पे थी कि सैलरी का जो मसला है, सैलरी किन की सैलरी जो हमारे बाकी भाई साहब भाई बहनें हैं उनका जो हमने इशू था, उनकी सैलरी को लेकर असल में बात करनी थी। तो इस का इशू जो है इसे यूजीसी नॉर्म्स के तहत ही आप अप्लाई कीजिएगा। सो यहाँ से विदा लेना चाहेंगे। सो